अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल यकीनी तौर पर कोशिश है पाकिस्तान की जो सिविल और मिलिट्री क़यादत है कि पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने के लिए थ्रू दिस फोरम यानी कि SIFC के ज़रिए पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि साइज़ में सरमायाकारी लाई जाए और सरमायाकारी लाने से फ़ायदा ये होगा जिन्होंने भी ये प्लान कंसीव किया है कि पाकिस्तान जो हर कुछ अरसे के बाद IMF के पास जाता है वो सिलसिला ताकि रुक जाए और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो मईशत है ऑन अ सस्टेनेबल जो बेसिस वो ग्रो करे। लेकिन क्या ये जो प्लान है इतना फीजिबल है और क्या वाकई इससे पाकिस्तान की जो मईशत है वो उस तरह से बहाल हो पाएगी? इस सिलसिले में अहम डेवलपमेंट हुई है जिस पर आज हम बात करेंगे। और शहबाज, ज़ाहिर है कि ये जो भी प्लान है इसका जो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कामयाबी का वो ये है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ है यानी कि जो अरब ममालिक हैं उन्हीं के ऊपर हम इन्हिसार कर रहे हैं। उसमें UAE है, उसमें सऊदी अरब है, इवन कतर भी है कि ये ममालिक पाकिस्तान में आकर एक बहुत बड़ी तादाद में सरमायाकारी करेंगे। और अगर आपको याद हो जो आर्मी चीफ की मुलाकातें हुई थी बिजनेस कम्युनिटी के साथ तो उसमें भी उन्होंने जिक्र किया था कम से कम वो एंटिसिपेट कर रहे हैं एटलीस्ट UAE और सऊदी अरब से कि ये दोनों ममालिक कम से कम $70 बिलियन की पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। तो आपके पास खबर है कि जो सऊदी अरब है उसके साथ शायद मामलात जो हैं वो तेज़ी से इस हवाले से आगे बढ़ रहे हैं। और क्या हमें तवक्को रखनी चाहिए कि जो ऑन पेपर हमने एक प्लान बनाया है वो शायद अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी जा रहा है? कामरान, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मामला जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप SIFC की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए ऑफिशियली और लीगली तो इनको जो मैंडेट मिला था काम करने का 16 जून 2023 को मिला, लेकिन SIFC की जो सारी स्ट्रक्चरिंग उसकी हुई, उसका जो प्लान लेआउट हुआ, उसको जो कंसीव किया गया, फिर उसको एग्जीक्यूशन, वो सारा काम जनवरी फरवरी ऑनवर्ड्स वो स्टार्ट हो गया था। तो जब इन्होंने सारा जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने हर चीज़ तय कर ली, उसके बाद फिर इसका जो नोटिफिकेशन था वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने किया था 16 जून को। तो इनको आप कह सकते हैं कि तकरीबन 9 से 10 माह हो गए हैं। अभी तक कोई कंक्रीट मेजर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो SIFC का बैनर है उसके नीचे नहीं आई। उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। अभी तक SIFC इसी कोशिश में लग रही है कि जो मसाइल हैं उनको किसी तरीके से हल करके जो इन्वेस्टमेंट को मटीरियलाइज किया जा सके। ग्रेजुअली उसकी तरफ बढ़ तो जरूर रहे हैं, लेकिन अगर आप कहें कि 1 या 2 माह में कोई मेजर इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, MOU तो शायद कभी कोई अनाउंस हो जाए, हम नहीं कह सकते। जो फिजिकली जो एक ट्रांजैक्शन होनी है उसमें अभी टाइम लग रहा है। और वैसे भी आई थिंक जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करें ये तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ये तवक्को रखेगा कि ओवरनाइट वो जो है इन्वेस्टमेंट आएगी। बट द इशू, इंपॉर्टेंट इशू इज कि क्या उसके लिए प्रॉपरली जो होमवर्क है या एक ग्राउंड जो है वो ले कर दिया गया है कि ग्राउंड भी कंप्लीटली तैयार नहीं हुआ। आप इनकी एक्सपेक्टेशंस का यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि SIFC ने जो पहली डेडलाइन दी थी रेकोडेक प्रोजेक्ट में सऊदी इन्वेस्टमेंट लाने की वो 25 दिसंबर 2023 की थी। तो अगर 25 दिसंबर 2023 तक ये तमाम एग्रीमेंट्स इन प्लेस करना चाह रहे तो इसका मतलब है कि देवर एक्सपेक्टिंग बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर जो चीजें आगे मूव करेंगी। उसके बाद नहीं हुआ, फिर उन्होंने अब मार्च 2024 की डेडलाइन है वो सारी चीजें करने की। बट उसमें कुछ इफ्स एंड बट्स हमेशा रहते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का रिजीम है उसके ऊपर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और यही वजह है कि अगस्त में जब सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन पाकिस्तान आया था तो उन्होंने 3-4 बड़े इश्यूज रेज किए थे। उसके ऊपर हमने खबर भी की, प्रोग्राम भी किया। कुछ लोगों को वो बात नहीं भी पसंद आई, बट वो फैक्चुअली वो चीज़ हमने की थी तो वही चीज़ इन लोगों के अब सामने आ रही है। रियलिटी का इनकार कर लें जब तक इन्होंने करना है। वो जो बड़ी चीज़ें थी वो यही थी कि डिविडेंड्स जो है आप उसका बाहर जाने, जो गैर मुल्की सरमायाकार आएगा तो उसका जो मुनाफा होगा बाहर तो लेके जाएगा। हमारे डिविडेंड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी बिकॉज हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज की सूरत हाल है वो ठीक नहीं थी, वो चीज़ हो गई। इन्होंने उस पर ऑब्जेक्शंस थे, राइटली थे। अभी स्टेट बैंक ने कुछ रिलैक्स किया डिविडेंड्स की पेमेंट्स को, क्योंकि कुछ इनकी जो रिजर्व्स की पोजीशन तो बेहतर नहीं हुई लेकिन इनफ्लोज आ रहे थे और आउटफ्लोज मैनेज कर रहे थे। दूसरा उनका मसला ये था कि इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन पाकिस्तान में, तो उसके ऊपर क्या। थर्डली एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कि अगर कोई सरमायाकारी से रिलेटेड कोई झगड़ा हो जाता है, कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो सेटलमेंट मैकेनिज्म्स क्या हैं। और चौथी चीज वो मांग रहे थे कि उनको एडिशनल बेनिफिट्स चाहिए।
तो इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में नाज़रीन अभी एक पाकिस्तान और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के दरमियान एक एग्रीमेंट होने जा रहा था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको प्रिलिमिनरी उसकी साइनिंग तो हो गई पिछले महीने के आखिरी दिनों में। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर थे वो सऊदी अरेबिया गए और जो सऊदी अरेबिया के काउंटर पार्ट थे उन्होंने उस पर GCC के जो FTA को इनिशियल कर दिया, बट उस पर हतमी साइन नहीं हुए थे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए हतमी तौर पर साइन नहीं हुआ था कि सऊदी अरब ने ये मुतालबा किया था, जो अभी हमने आपको 4 बड़ी चीजें बताई हैं उनके जो कंसर्न्स थे, जिसमें सबसे बड़ा कंसर्न ये कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो उसकी सेटलमेंट क्या होगी, वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चाह रहे हैं। इस हवाले से इस हफ्ते जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की, उसका इजलास हुआ, उसमें इस बात की इजाजत दे दी गई है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है, और सऊदी अरेबिया के साथ कतर के साथ भी। ये जो दोनों ट्रीटीज नेगोशिएट होंगी ये बायलैटरल अरेंजमेंट के तहत तो नहीं होंगी, ये बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान नहीं होंगी, लेकिन टेक्निकली दोनों मुल्क के दरमियान इसको फिर क्लब कर दिया जाएगा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट GCC का है उसके साथ। तो इट्स अ मेजर डेवलपमेंट। इसके अंदर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो वही है कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की इन्होंने एक उसके अंदर एक क्लॉज है, और ये जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी ऑल द दुनिया अब बहुत ज़्यादा साइन नहीं कर रही, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो इसमें जो कंपल्शन आ जाती हैं मेंबर्स के ऊपर, वो बहुत बाइंडिंग नेचर की होती हैं, तो इस वजह से लोग जो कंट्रीज हैं वो अवॉइड कर रही हैं BIT करना। लेकिन सऊदी अरब का ये मुतालबा ये है कि हमें पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है उस पर ट्रस्ट नहीं है, हमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चाहिए। तो ये जो BIT का नया टेम्पलेट है, जो US टेम्पलेट है, उसके ऊपर ये निगोशिएशन इनकी होंगी। और इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ICSID इसको बोलते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया और ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन होके इफेक्टिव हो जाती है, तो फिर वो जो डिस्प्यूट सेटलमेंट होगी वो ICSID के जरिए होगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और ये काबरन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग रेजीम है। एग्जिस्टिंग रेजीम हमारा ये है कि और ये जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक BIT का एक टेम्पलेट ये कि आपका एक काइंड ऑफ एक ड्राफ्ट आपका एक एग्रीमेंट होता है जो बेस होती है, जिसके ऊपर फिर आप फर्दर नेगोशिएशन करते हैं। तो BIT का टेम्पलेट जो पाकिस्तान ने और जो वफाकी काबीना ने मंजूर किया था उसमें लोकल आर्बिट्रेशन है, ठीक है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की क्लॉज उन्होंने खत्म कर दी थी, इसलिए लोकल आर्बिट्रेशन है कि हमें जो रेकॉर्डिंग का जुर्माना पड़ा था उसकी वजह से पाकिस्तान का ये ख्याल था कि अब इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के ऊपर हमें मजीद कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आनी चाहिए, इसके नुकसान ज्यादा बजाय फायदा। लेकिन अब चूंकि SIFC का एक बड़ा एक उनकी इनिशिएटिव है, वो चाहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आए और उससे जो पाकिस्तान के मसाइल, जैसे आपने कहा कि वो IMF से भी उनको छुटकारा कभी मिल सकता है, थोड़ी सी उसमें करेक्शन कर दो। जो $70 अरब का फिगर आ रहा है उसमें सारा वो सऊदी अरब और UAE से नहीं आ रहा। उनकी जो एस्टिमेट्स, उनकी होप ये है कि कम से कम $25 अरब सऊदी अरेबिया से आ जाए और कम से कम 25 अरब मुत्तहिदा अरब अमारात से आ जाए, बाकी को 15-20 अरब जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं या कोई और एशियन कंट्रीज हो सकती हैं। इसके अंदर भी जो सऊदी अरेबिया का $25 अरब है, उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि 6 से 7 बिलियन डॉलर जो है रेकोडेक और कोई 10 से 12 बिलियन डॉलर जो सऊदी अराम को एक ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में लगाना चाह रहा है। तो ये तो 2 बड़े प्रोजेक्ट्स यही हो गए 18-19 अरब डॉलर के। उसके अलावा एक्वा पावर के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं 2 से 3 अरब डॉलर के, तो ये तो 20 से 22 अरब डॉलर का मिल तो यहीं पे हो जाता है। अब इशू ये है कि ये जो किस पेस के ऊपर मुज़ाकरात होंगे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के ऊपर, इसमें भी कुछ इनको कैबिनेट की भी अप्रूवल चाहिए। वो इतना बड़ा इशू नहीं है, जब SIFC ने कह दिया तो सब हो गया। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन वाला मामला है, तो इस पर पाकिस्तान को अब क्या कोई एतराज़ नहीं है? क्योंकि लेट्स फॉरगेट अबाउट इट कि हम तो यही चाहेंगे कि लोकल वो लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट हों उसके ऊपर, लेकिन हमें इस चीज़ में एतराफ़ करना चाहिए कि हमारे यहाँ जो कवानीन हैं, हमारे यहाँ जो अदालती निज़ाम है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे वो स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन हो, इवन रेकॉर्ड के मामले के ऊपर जो मुतनाज़ा फैसले थे पाकिस्तान को उसका नुकसान हुआ है। तो कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टर है, इवन लोकल इन्वेस्टर ट्रस्ट नहीं करता हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर। तो ये सऊदी अरब हो, UAE हो या कोई और मुल्क हो,
मेरे ख्याल में जब तक हम अपने निज़ाम को इवन अपने लोगों के ऊपर भी हमारे अपने लोगों का एतमाद नहीं हो जाता, तो आई थिंक इट इज़ देयर लेजिटिमेट डिमांड कि क्योंकि अगर अरबों डॉलर की आप सरमायाकारी कर रहे हैं तो उसको गारंटी करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको सेफ गार्ड्स रखने हैं ना। तो इस पे आई थिंक डू यू थिंक कि पाकिस्तान को इस हवाले से कोई एतराज हो सकता है या पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है? देखिए, जहां तक सऊदी अरेबिया की बात है तो सऊदी अरेबिया की जो डिमांड है वो बिल्कुल ठीक है। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जो होगा अपने इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन पहले चाहेगा। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बोला था कि जो ताल्लुकात होते हैं वो ब्लाइंड नहीं होते रियासतों के दरमियान, उसके अंदर जो है ना वो म्यूचुअल बेनिफिट्स देखे जाते हैं। अगर पाकिस्तान को कोई बेनिफिट सऊदी इन्वेस्टमेंट से चाहिए तो सऊदी इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन सऊदी अरेबिया का राइट है। तो लेट्स एडमिट दैट। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तानी सरमायाकार को उसके ऊपर एतमाद नहीं है। आप उसको तो प्राइवेट सरमायादार को तो साइड पे कर दीजिए ना। जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं वो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स हैं उसके ऊपर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में गई हुई। क्या आपको अंदाजा है इस बात का? पाकिस्तानी इदारे खुद पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में गए हुए हैं। तो इसके ऊपर भी SIFC काम कर रहा है कि ये जो हमारे ही लोग बाहर जाना शुरू हो गए इनको तो कम से कम रोके ना। तो क्या तमाम वजारतें ऑन बोर्ड हैं इसके ऊपर? मेरे ख्याल इस पर भी काम करने की जरूरत है। तो इसलिए अभी बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स हैं इसके अंदर। वजारत खजाना का ओपिनियन चाहिए होगा, लॉ डिवीजन का चाहिए होगा, प्लानिंग मिनिस्ट्री का, कॉमर्स मिनिस्ट्री का, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का और बाकी जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मोर इंपॉर्टेंटली। तो इसमें अभी तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अथोराइज किया कि आप इसको नेगोशिएशन स्टार्ट कर दें। उसमें फिर अभी तमाम हमारे जो अपने जो डोमेस्टिक स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। अभी ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला ये अब रेटिफिकेशन के लिए जाएगा एपेक्स कमेटी में, जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब। तो वहां से अगर इंडोर्समेंट हो जाती, जो कि होपफुली हो जाएगी, तो उसके बाद फिर काबीना की इसके ऊपर एक रेटिफिकेशन, वो उसमें अमेंडमेंट चाहिए, क्योंकि काबीना के जो पिछला फैसला उसमें तो लोकल आर्बिट्रेशन है, वो उसको चेंज करना पड़ेगा। जो हमारा ओम्बड्समैन ऑफिस है जिसने लोकल आर्बिट्रेशन करनी है, बाय द वे वो अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ। ठीक है, तो हम दूसरों को तो हमेशा इल्जाम दे देते हैं, खुद अपना घर का काम नहीं करते। भी मेरी खबर करने से पहले किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ओम्बड्समैन ऑफिस 1-2 माह में हो जाएगा, उसके रूल्स बन रहे हैं और वक्ती तौर पर जो सेक्रेटरी लॉ डिवीजन है उनको एडिशनल चार्ज दे दिया जाएगा ओम्बड्समैन का। तो इस तरह तो हम मामला चलाते हैं, तो फिर कहते हैं कि हमें जुर्माने भी पड़ते हैं और लोग हमसे मुतालबात करते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का। द फॉरेन कंट्रीज आर राइट, वी आर रॉन्ग। एब्सोल्युटली। और ये जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं ऑब्वियसली इनके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं कि बाकायदा तौर पर ये जो इंटरनेशनल कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं किसी भी मुल्क के बारे में जो कवानीन है सारी चीज़ें उसकी बेस के ऊपर वो उनको एडवाइस करते हैं। तो आई एम श्योर कि सऊदी अरेबिया को जो कंसल्टेंसी वो ले रहे होंगे एडवाइस किया होगा कि मेक श्योर कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी इकदाम करें। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद CPEC के हवाले से बात करेंगे कि उसमें क्या नया है। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान और चीन के दरमियान ऑब्वियसली एक मुआहदा है कि जिसके तहत चीन बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान में उसने सरमायाकारी की भी है और आगे मुस्तकबिल में भी सरमायाकारी करने का वो इरादा रखता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं उनके बयानात देखें हो माजी के अंदर भी, तो पाकिस्तान हमेशा जिक्र करता रहा है कि CPEC जो है वो सिर्फ पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक मुआहदा नहीं है, बल्कि ये बाकी जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने विजिट किया था अमेरिका का जुलाई 2019 में, तो उस दौरे में भी और उस दौरे के बाद भी ये इंडिकेशन आई थी कि पाकिस्तान जो है वो विलिंग है कि CPEC के अंदर अगर अमेरिका भी सरमायाकारी करना चाहे, उसमें शामिल होना चाहे, तो वो शामिल हो सकता है। और फिर शहबाज सऊदी अरब का भी नाम इसी तरह से आता रहा कि वो भी शायद इंटरेस्टेड है इसका हिस्सा बनने के लिए। लेकिन हर दफ़ा चीन जो है उसने मेक श्योर किया कि ठीक है जो CPEC है दैट इज़ प्राइमरीली अ बायलैटरल अरेंजमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना और किसी तीसरे या थर्ड पार्टी की उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये इशू क्योंकि 10 साल हो गए हैं CPEC को, एनिवर्सरी भी हम मनाई है कुछ अर्सा पहले, ये पाकिस्तान, ये कुछ खबरें आ रही कि पाकिस्तान अगेन इज इंटरेस्टेड कि कोई थर्ड पार्टी इसमें होनी चाहिए। इट शुडंट बी अ बायलैटरल अरेंजमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। ये जो CPEC के ऊपर थर्ड पार्टी की पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ पाकिस्तान की डिजायर नहीं है,
वो चाइना की भी डिजायर है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना नहीं चाहता कि सीपेक के अंदर तीसरे थर्ड कंट्रीज की, थर्ड पार्टी की, थर्ड प्राइवेट पार्टी की कोई सरमायाकारी ना आए। अभी जो रिसेंटली चाइनीज वाइस अमेरिका का भी आ जाए तो वो उसको एतराज नहीं होगा उनको? देखिए वो तो अप्रूव करेंगे ना। मतलब प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, वो फिर जो स्पेसिफिक्स हैं कौन सी कंट्री आ सकती है और कौन सी नहीं, वो तो बात की बात है। इन प्रिंसिपल तो वो थर्ड पार्टी पार्टिसिपेशन चाह रहे हैं। जो चाइनीज वाइस प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे जुलाई में गालबन, तो उन्होंने जब इनकी वो डेकेड ऑफ सीपेक की ये कर रहे थे सेलिब्रेशंस, तो उन्होंने 5 पॉइंट्स दिए थे सीपेक के हवाले से, जो फ्यूचर जो उसका होगा उसमें एक ओपन सीपेक की भी उन्होंने बात की थी। और ओपन जो सीपेक है उसका मकसद ही यही है कि थर्ड पार्टी पार्टिसिपेशन, लेकिन कहने में और करने में फर्क होता है, वो असल खबर वो है। तो नाज़रीन, जैसा कि हम इस पे पहले भी मैंने एक दफा रिपोर्ट किया था, अभी ड्राफ्ट मॉडलिटीज जो है वो पाकिस्तान ने प्रपोज की हैं सीपेक में थर्ड कंट्री की पार्टिसिपेशन के लिए। और इसमें जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि जो सीपेक की डिसीजन मेकिंग बॉडीज दो हैं, ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी जेसीसी जो सबसे बड़ी फैसला साजी की इसकी जो एक प्लेटफॉर्म है, और दूसरा ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स, ये दोनों जो बॉडीज हैं जेसीसी और जेडब्ल्यूजी, इसमें किसी तीसरे मुल्क को फैसला साजी के जो प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाएगा। ताहम चाइना और पाकिस्तान दोनों तीसरे मुल्क की जो सरमायाकारी उसको वेलकम करेंगे। वो चाहेंगे कि कुछ शोबों के अंदर उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो जरूर आए, लेकिन जो फैसला साजी की जो इसके जो दोनों बॉडीज हैं जेसीसी और ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स, उसमें कोई तीसरा मुल्क हिस्सा नहीं ले सकेगा। जो ड्राइविंग फोर्स होगी, जो ड्राइविंग सीट होगी, उस पर चीन और पाकिस्तान ही रहेंगे। तो बॉटम लाइन इसके अंदर ये है कि सीपेक जो है, बावजूद इसके इसमें कोई तीसरा मुल्क सरमायाकारी कर सकता है, ये एसेंशियली बाइलैटरल अरेंजमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना ही रहेगा। कामरान, ये इनका प्रिंसिपल डिसीजन है। कहा यह जा रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया को, मिसाल के तौर पर अगर आप उसका जो प्रोजेक्ट है ऑयल रिफाइनरी का $12 अरब का प्रोजेक्ट है, वो कहते हैं कि जी हम इसको सीपेक के प्लेटफॉर्म के तहत करना चाह रहे हैं, तो फिर सऊदी अरब डेफिनेटली चाहेगा कि फिर इसकी जो फैसला साजी है उसमें उनको शामिल किया जाए। तो यहाँ पे ये जो अभी एक बात उसमें क्लियर कर दी, ड्राफ्ट रेगुलेशन ये पाकिस्तान ने चीन के साथ शेयर किए हैं वज़ीर आज़म साहब के दौरे से कुछ 10 दिन पहले, 5 या 6 अक्टूबर को, और पीएम के विजिट से चूंकि ये चंद दिन पहले शेयर की गई, तो चाइनीज ने इसके ऊपर अभी अपना जो ऑफिशियल जो रिप्लाई है पाकिस्तान को वो नहीं दिया। मैंने प्रोग्राम से पहले बात की थी कुछ डिप्लोमेटिक सोर्सेज से, तो उन्होंने कहा जी कि हमने इसको रिसीव तो कर लिया, हम इसको रिव्यू कर रहे हैं, और उनका प्रिंसिपली हम इस चीज़ पे इत्तेफाक करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो थर्ड कंट्री की आ सकती है। इस हवाले से अगर आप देखा जाए, जो एक इनका पोर्ट कासिम का जो पावर प्लांट है उसमें कतर की $200 मिलियन इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट प्रिंसिपल वही है कि जेसीसी और जेडब्ल्यूजी में थर्ड पार्टी। जो गवादर पर ऑयल रिफाइनरी की जो बात हो रही है, सऊदी अरब के साथ ज़रा हमारी बातचीत चल रही है, तो क्या हमारी कोशिश है कि इट शुड बी पार्ट ऑफ दी सीपेक? क्योंकि ये तो बात हो रही है कि जब भी अगर ये ऑयल रिफाइनरी लगी तो उसमें चीन का या चीनी कंपनियों का तो एक किरदार होगा। इनिशियली मे बी चाइना वाज रिलक्टेंट जब उनके सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात शायद उस तरह से ठीक नहीं थे, और सऊदी अरब के अमेरिका के साथ तो ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, लेकिन जब सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हुए और चीन ने फिर एंट्री मारी, तो वो कंसर्न्स शायद चीन के अब वो नहीं हैं जो माजी में थे रिगार्डिंग सऊदी अरेबिया सेटिंग अप एन ऑयल रिफाइनरी इन गवादर। तो डू यू थिंक कि उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये सीपेक का हिस्सा बन जाए जो गवादर ऑयल रिफाइनरी वाला प्रोजेक्ट है? मेरा ख्याल उसको ऐसा सीपेक का हिस्सा तो शायद ना बनाए, लेकिन जो SIFC की लास्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी उसके एजेंडा पे ये शामिल था कि जो सऊदी अरामको की रिफाइनरी है उसमें किसी तरीके से चाइनीज इंटरेस्ट पैदा किए जाएं। तो उसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक के ऊपर चीज़ें नहीं है, बट डेफिनेटली SIFC के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये चीज़ आ गई है। क्या ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जो एरियाज इसमें कामरान इन्होंने प्रपोज किए हैं थर्ड पार्टी पार्टिसिपेशन के लिए, उसमें सबसे पहले इन्होंने इंडस्ट्री को रखा हुआ है। इंडस्ट्रियल जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसका मतलब है कि ब्रॉड रेंज ऑफ आपकी जो इंडस्ट्रीज है वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। एनवायरनमेंट के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, ज़राअत के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस, डेवलपमेंट ऑफ द SEZs, माइंस एंड मिनरल्स एंड ऑयल एंड गैस। तो इसमें जो सब्जेक्ट है उसके अंदर तो ये कवर्ड है जो इन्होंने प्रपोज किए हैं। स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट तो मेंशन नहीं, बट जब ऑयल एंड गैस की बात होगी तो इस वक्त ऑयल रिफाइनरी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और कौन सी थर्ड पार्टी का मतलब क्या, ये भी इन्होंने रेगुलेशन में डिफाइन कर दिया है। उसमें जो फॉरेन नेशंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनकी जो ओन एंटिटीज हैं, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं जो फॉरेन गवर्नमेंट्स की हैं,
वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं, उसके साथ ही जो प्राइवेट पार्टीज हैं वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं, और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसके अंदर अपना जो रोल है वो प्ले कर सकते हैं। बट इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैकेनिज्म तय कैसे होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है, जिसको पाकिस्तानी साइड से लीड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और दूसरी साइड से उनकी चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री है, इसकी जो काउंटर पार्ट है, जो ये आईसीसी का जो ग्रुप है ये इसकी मोडालिटीज पहले तय करेगा, और ये मोडालिटीज तय करके जो कंसर्न ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है, फॉर एग्जांपल अगर इसमें आ जाता है एनर्जी में कोई प्रोजेक्ट, तो एनर्जी के ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप को दे देंगे। तो अगर वो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप उसको वेट करता है उस प्रोजेक्ट को, तो फिर वो थर्ड पार्टी को ऑफर किया जाएगा, उससे पहले उसको ऑफर नहीं किया जाएगा। पहले कंसेंसस बिल्ड होगा बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, जो अभी आप बात कर रहे थे, क्या अमेरिकन इन्वेस्टमेंट भी इसमें वेलकम होगी या नहीं, तो वो यहां से ये चीज क्लियर होती है कि वो फिर जब ये JWG में जाएगा या JCC में जाएगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और चीन की तो सूरत हाल ये है ना कि उनकी ट्रेड वॉर चल रही है, और अमेरिकन ने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है चाइनीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर। प्रॉब्लम चाइनीज ने भी कुछ एक्शंस लिए हैं, और वो तो BRI को और CPEC को मानते ही नहीं, मानते नहीं, और वो समझते हैं कि ये चाइना की तरफ से एक कोशिश है अपना एक न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर जो है वो इम्पोज करना चाहते हैं। तो इस पे तो वो क्लियर है कि इसलिए ये वहां पे पहले दोनों में, पाकिस्तान और चीन में इत्तेफाक होगा कौन सा प्रोजेक्ट है, फिर किसको ऑफर करना है। तो जब वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगी तो उसके ऊपर फर्दर फिर फिजिबिलिटीज और वो सारी चीजें उसके बाद होंगी, लेकिन जो हैंडल है इस सारे प्रोसेस का वो दोनों मुल्कों के पास ही रहेगा। वो ऑफर करेंगे इंटेंशंस, अगली पार्टी से आगे तो फिर इसके ऊपर मतलब जो डिसीजन मेकिंग है, यानी कि अगर अभी पाकिस्तान और चीन ही टेबल के ऊपर बैठ के ये सारे CPEC के ऊपर फैसले करते हैं, वो फ्रेमवर्क विल रिमेन द सेम। ऐसा नहीं होगा कि थर्ड पार्टी आती है तो दे विल बिकम एन इक्वल पार्टनर, या दे कैन नॉट बिकम इक्वल पार्टनर एज पर दीज प्रपोज्ड जो है मोडालिटीज और टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, अभी हतमी नहीं है। कोशिश तो यही थी कि साइन हो जाते बेल्ट एंड रोड फोरम के साइडलाइन के ऊपर। वो चाइनीज का व्यू इसके ऊपर बिल्कुल ठीक है कि उनको भी एक अपने प्रोसेस में टाइम चाहिए होता है, लेकिन इस वक्त इफेक्टिवली CPEC आपको पता है कि एक स्लो डाउन हुआ है। 10 साल तो हो गए हैं, पहले 5 साल बहुत अच्छे रहे, अगले 5 साल में काफी प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स अभी भी परसिस्ट करते हैं। तो लेट्स सी, अगर ये ओपन करते हैं, जो चाइना की भी ख्वाहिश है ओपन CPEC टू ऑल, तो उसमें अगर ये कोई डेवलपमेंट होती है तो हो सकता है कि क्वालिटी इन्वेस्टमेंट फर्दर इसके अंदर आ सकती है। और वैसे भी आई थिंक पाकिस्तान इसलिए भी चाहता है कि शायद CPEC को और BRI को विद अ सर्टेन लेंस देखा जाता है मगरिब की तरफ से, तो अगर थर्ड पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट होती है तो शायद वो CPEC के ऊपर और BRI के ऊपर जो क्रिटिसिज्म होता है उसको डिफ्लेक्ट करने में भी पाकिस्तान के लिए आसानी होगी। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे PIA का, जो ऑलमोस्ट जो अभी हालिया जो खबरें आती रही हैं जिस तरीके से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ है तेल ना होने की वजह से, ऑलमोस्ट बंद ही है, लेकिन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से अभी भी, या PIA कोशिश कर रही है कि कुछ अरसे और इसको चलाया जाए। ब्रेक के बाद इसकी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन वर्चुअली आप उसे कह सकते हैं कि ग्राउंड ही हो गई है, क्योंकि एक हफ्ते के दौरान अगर आप देखें हर रोज ये खबरें आपको देखने को मिलती होंगी कि दर्जनों भर जो PIA की फ्लाइट्स हैं वो उड़ान नहीं भर सकी, और उसकी वजह कि पैसा नहीं है PIA के पास तेल खरीदने के लिए, और ज़ाहिर है कि जहाज़ जो हैं वो बगैर तेल के उड़ तो नहीं सकते। लेकिन नेवरदलेस स्टिल कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से जो वर्चुअली, जैसे मैंने कहा कि एयरलाइन तो ग्राउंड हो चुकी है, कि इसको कुछ माह और चलाया जाए और उसके लिए कोशिश की जा रही है। तो क्यों हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है? क्योंकि इंटरेस्टिंगली हालिया दिनों में अगर आप देखें हर रोज़ ये फ्रंट लाइन की खबर है कि आज PIA की इतनी फ्लाइट जो है वो नहीं उड़ पाई, और वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम धर रहे हैं कि वो PSO पे इल्ज़ाम लगाते हैं, PSO जो है वो PIA की मैनेजमेंट को कुछ कहती है। तो ये ग्राउंड जब हो चुकी है तो उसको फिर ग्राउंड ही रहने दें। जबरदस्ती नुकसान में एक जाके अपनी जेब से पैसे दे के आप क्यों जबरदस्ती इसको चलाना चाहते हैं? देखिए, इस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि PIA को ग्राउंड नहीं करना, और जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर है वो एक्सप्लिसिटली ये बात कह चुके हैं ऑन द रिकॉर्ड कि PM ने कहा तो इसलिए हम इसको फिजा में ही रखेंगे, इसको बंद नहीं करेंगे। लेकिन असल जो डिटेल होती है ना, वो आप जब बारीकी में जाते हैं तो पता चलता है। तो फैसला अब ये दिस इज हैपनिंग एज पर प्लान यही है कि PIA को मुकम्मल तौर पर
बंद भी नहीं करना और उसको मुकम्मल तौर पर उसके तमाम जो ऑपरेशन है उसको चलाना भी नहीं है। तो इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इस हफ्ते हुई हैं। जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो रहा है उसमें दो साइड्स आ रही हैं। एक तो वो साइड है जो बड़ी स्ट्रांग है कि अब इसको मजीद खजाने से पैसे नहीं देने, और दूसरी साइड वो है जो चाह रही है, जिसमें ज्यादातर एविएशन मिनिस्ट्री, PIA कि आपको ये चलाना पड़ेगा, इसके साथ एम्प्लॉइज हैं और बड़े, हम इसको अभी भी प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, ये देखें ना इसके ऑपरेशंस के प्रॉफिटेबल हैं। तो वो दोनों साइड से चीजें चल रही हैं। तो लेकिन ट्रस्ट लेवल उनका इतना है कि पहले तो आपको उधार तेल मिल जाता था ना, अब जो ऑयल कंपनीज हैं वो एडवांस पैसे ले रही हैं, एडवांस ले रहे हैं। और PSO का बिल्कुल राइट बनता है एडवांस पे पैसे लेने का। 27 अरब रुपया इन्होंने PSO के जो बकाया जात देने, और PSO के अपने जो उसके एरियाज इतने ज्यादा हो गए हैं क्योंकि SNGPL नहीं पैसा दे पा रहा, SSGCL और बाकी जो जिनको ये ऑयल सप्लाई करते हैं, पावर प्लांट्स भी हैं उसमें, उसकी वजह से PSO खुद एक उसके सीरियस फाइनेंशियल इश्यूज आ गए हैं। तो PIA को चलाने के लिए PSO खुद को तो डुबो नहीं सकता और PSO को इस चीज पे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया जा सकता। बहरहाल नाज़रीन, हमने कुछ दिन पहले खबर की थी कि जो PIA है उसने बता दिया है वजारत खजाना को अब मजीद उसमें सख्त नहीं है कि वो अपने जो कर्जों के ऊपर जो सूद है और कर्जे वापस कर सके। तो PIA डेट की रिस्ट्रक्चरिंग चाहता है, इस हवाले से हमने खबर की थी। उस वक्त तो इस पे इनिशियल चीजें सामने आई थी। अब इस हफ्ते एक बाकायदा, एक बल्कि पिछले हफ्ते ये एक इन्होंने 23 अक्टूबर को एक कमेटी नोटिफाई कर दी है PIA के डेट की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। उसमें 6 बैंकों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी मेंबर बनाया गया है। ये जो 6 बैंक्स हैं इन्होंने क्यूमुलेटिवली PIA को तकरीबन 230 अरब रुपए का कर्ज दिया हुआ है। इसमें जो बैंक्स इस कमेटी के मेंबर्स हैं उसमें हबीब बैंक लिमिटेड है जिसका कोई 29 अरब रुपए का कर्ज है टूवर्ड्स PIA, नेशनल बैंक के 33 अरब रुपए है, बैंक ऑफ पंजाब ने 56 अरब रुपया दिया हुआ है, मिजान बैंक है, और फिर अस्करी बैंक ने कोई 43 अरब रुपए का कर्जा दिया, फैसल बैंक है उसने 32 अरब रुपए का कर्जा दिया हुआ है। ये जो बैंक्स हैं ये इसकी कमेटी के मेंबर्स बन गए हैं। और जो इनके 3 बड़े टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं इस कमेटी के। नंबर 1, ये जो डेट की रिस्ट्रक्चरिंग है उसका जो प्लान है 2 हफ्ते में तैयार करके ये कमेटी पेश करेगी। दूसरी जो इसकी टर्म है और जो आज के हालात से रिलेटेड है और जिसकी वजह से मैं बात कहता हूं, ये सारा जो कुछ हो रहा है, अगर 300-350 फ्लाइट्स को ग्राउंड किया गया है, उनको कैंसिल किया गया, तो एज पर प्लान है। तो जो दूसरा TOR है उस चीज को एक्सप्लेन करता है। TOR ये है कि ये जो PIA को अगर फिजा में रखना है अक्टूबर 2023 से लेकर मार्च 2024 तक, तो उसको ऑप्टिमल ऑपरेशंस के ऊपर चलाना है। ऑप्टिमल ऑपरेशन का यहाँ पे मतलब ये है कि उसको फुल कैपेसिटी के ऊपर उसको नहीं चलाना, उसके जो कम से कम जो ऑपरेशंस हैं जो एसेंशियल हैं उस पर उसको रन किया जाएगा। और थर्ड इसका TOR ये है कि 15 अरब रुपए का फौरी तौर पर एक कर्ज का जो है वो अरेंज करना है PIA को चलाने के लिए, और इसके अलावा जो 6 माह की जो उसकी जो जरूरियात होंगी ऑप्टिमल ऑपरेशंस की, उसको भी करना है। बहरहाल कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया। इसके ऊपर फर्दर कुछ डेवलपमेंट्स हैं उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक रिपोर्ट करेंगे। बट एक चीज इंपॉर्टेंट इसी हफ्ते हुई है, वो ये कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी का एक इजलास होता है जुमे वाले दिन, इमरजेंसी में इजलास बुलाया गया। बिल्कुल इन्होंने इसके हवाले से कोई बाकायदगी से इन्होंने जो एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कितने दिन के लिए समरी उसको नोटिफाई करनी है, सर्कुलेट करनी है, एजेंडे पे कब लाना है और उसका एक नोटिफिकेशन इशू होना है। इमरजेंसी में इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास बुलाया गया और उसमें एक समरी पेश की है कि PIA को बजट से 7.3 अरब रुपए की ग्रांट दी जाए। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने कल उस समरी को रिजेक्ट कर दिया। समरी जो थी एविएशन डिवीजन की थी और इंस्टेड उसकी जो इंस्ट्रक्शंस थी ECC की वो ये थी कि जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो ब्रिज फाइनेंसिंग दे दे 8 अरब रुपए की। लेकिन CA जो सिविल एविएशन अथॉरिटी क्या देगी या नहीं देगी, ये कामरन पैसा इनको इसलिए चाहिए था कि 2 जो इन्होंने जहाज लीज पे लिए हुए थे एशियन एविएशन कैपिटल से, वो इंडोनेशिया में इस वक्त उन्होंने पकड़े हुए हैं। और 2015 में ये जहाज आए थे, 2015 में जब लिए गए तो 6 साल के लिए थे। अब उनकी वापसी है तो वापसी से पहले उसकी सारी रेनोवेशन होती है और कुछ और उसकी जो साथ हो, उसके लिए इनको चाहिए $26 मिलियन। पैसा हम दे नहीं रहे, तो जो कंपनी है वो लंदन कोर्ट में जा चुकी है, वहां पे उसने केस फाइल कर दिया है। और जो PIA के वकला हैं उन्होंने PIA को बता दिया कि आपका केस इंतहाई कमजोर है, बेहतर है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें। और कोर्ट की जो अगली हियरिंग डेट है वो 30 अक्टूबर है और ECC ने कल समरी रिजेक्ट कर दी है। चलिए, मैं बहुत ज्यादा निटी ग्रिटी में नहीं जाऊंगा। मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि PIA को जितना जल्दी प्राइवेटाइज कर दिया जाए वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के मफाद में बेहतर है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे गजा का,
जहां पर गुज़श्ता रात इसराइली जो लड़ाका तैयारे हैं उन्होंने अब तक की बदतरीन बमबारी की है। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। गुज़श्ता रात इसराइली लड़ाका तैयारों ने गजा के ऊपर अब तक की बदतरीन बमबारी की है। कम अज़ कम इसराइली जो फोर्सेस हैं वो खुद कह रहे हैं कि 100 लड़ाका तैयारों ने इसमें हिस्सा लिया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि माजी के बरक्स इस दफ़ा ये जो वहाँ पर आप कह सकें कत्लेआम एक हो रहा है। गजा के अंदर जो टेलीफोन लाइंस हैं, जो इंटरनेट कनेक्शंस हैं, वो जो इसराइली हुकूमत है उन्होंने काट दिए थे। यानी कि गजा के अंदर लोगों का आपस में एक दूसरे से रब्ता करना, यानी कि इमरजेंसी सर्विसेज को और बाहर की दुनिया के साथ रब्ता, ये बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि ब्लैक आउट है और लोगों को पता नहीं है कि गजा के अंदर वहाँ पर क्या हो रहा है। जो ऐनी शाहिदीन हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इसराइली फोर्सेस की बदतरीन बमबारी है। मतलब इस तरीके की वो बॉम्बिंग कर रहे हैं और साथ में कुछ ग्राउंड ऑफेंसिव भी उन्होंने किया है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया जो है एक हमें खामोश तमाशाई बनी नजर आती है। एक डेवलपमेंट जरूर हुई है, आपको पता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एलीट क्लब उसे कहते हैं ना, कि सारे दुनिया के जो पावरफुल कंट्रीज है वहाँ बैठे हैं जो फैसले करते हैं। उनकी कोशिश जो उन्होंने कोशिशें की कि 4 अटेम्प्ट्स थी, 4 ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस जो सामने आई, वो तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इत्तेफाक राय पैदा ना कर सकी, वन वे और दी अदर, अमेरिका की वजह से और फिर वीटो होता रहा, जो भी सारे मामलात हैं। लेकिन यूएन जनरल असेंबली ने कल जरूर एक करारदाद जो है वो पास की, दो के बाइंडिंग नहीं है लेकिन एटलीस्ट एक मॉरल उसकी अथॉरिटी जरूर होती है। और इस रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर किया था इस्लामी ममालिक भी थे, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। और इस करारदाद के हक में 120 मेंबरान ने, 120 कंट्रीज ने वोट दिए, जो कि विच वाज अनफ, 2/3 चाहिए होते हैं किसी भी रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए। 14 जो ममालिक हैं उन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया और 45 जो हैं वो एब्सटेंशंस थी। अब इसका जो बुनियादी मकसद था वो क्या था, एक कि वहाँ पर जो सिविलियन जो लाइव्स हैं उनकी प्रोटेक्शन, जो इंटरनेशनल और ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं उनकी पासदारी करना, जो भी पार्टीज हैं टू द कॉन्फ्लिक्ट, और ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर, इसके हवाले से बात की गई है। और इंटरेस्टिंगली इसमें ये मेरे ख्याल में इसराइल के लिए, दो के बाइंडिंग नहीं है बट इसराइल के लिए ज़रूर धचका है कि 14 जो ममालिक जिन्होंने अपोज किया है उसमें तो अमेरिका आपको पता है कि सर फहरिस्त है। बाकी जो ममालिक हैं वो मेरे ख्याल में मैंने और आपने भी उनके नाम तक नहीं सुने होंगे। इवन फ्रांस, स्पेन जैसे जो ममालिक हैं उन्होंने इस करारदाद के हक में वोट दिया है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। बट इम्पॉर्टेंटली हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है उसने अब्सटेन किया है। कुछ लोगों के लिए सरप्राइजिंग है, कुछ लोगों के लिए सरप्राइजिंग नहीं भी है कि भारत का अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो क्यों सिविलियन के प्रोटेक्शन के लिए, इंटरनेशनल लॉ को अबाइड करने के लिए वो इस तरह की रेजोल्यूशन के हक में वो वोट देंगे। बट सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि माजी की जो भारत की हुकूमतें रही हैं या उनकी जो स्टेट पॉलिसी रही है, दैट इज क्लोज टू व्हाट इज पाकिस्तान पोजिशन, 2 स्टेट सोल्यूशन, फलस्तीनियों के जो हकूक हैं उनकी वो बात करते रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा इट अपेयर्स के जो कंप्लीटली जो इंडिया है वो इसराइल का साथ दे रहा है सारे मामले में। एब्सटेन किया है और स्टिल दे कैन क्लेम कि जी हम न्यूट्रल हैं इस इशू के। लेकिन जिस तरीके से बम्बार्डमेंट वहाँ पे हो रही है, तकरीबन 7400 वहाँ पे अभी तक अफराद शहीद हो चुके हैं, इसमें ज़्यादातर बच्चे हैं। और ये जो ग्राउंड ऑफेंसिव ये करना चाह रहे हैं, इसके भी बड़े एक डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट आएंगे। हैविंग सेड दैट, जो सबसे जो खतरनाक इस वक्त जो पोजीशन है वो अमेरिकन की है, जो इस सारी जो जेनोसाइड वहाँ पे हो रही है उसको वो मुसलसल सपोर्ट कर रहे हैं और उसके लिए असला भी फराहम कर रहे हैं। और इसके साथ ही ना सिर्फ अमेरिका की बात, जो यूके के वज़ीर ख़ारजा है उनका जो स्टेटमेंट है आज मैं देख रहा था वो बड़ा हैरान कुन और शॉकिंग है। उन्होंने कहा जी कि हम सीज फायर को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, सीज फायर से चीजें हल नहीं होंगी। तो मतलब ये अगर आपकी हो कि इस तरह से खवातीन, बच्चों का कत्लेआम हो रहा है और आप कहते हैं कि सीज फायर से कोई फायदा नहीं होगा, इट इज अनबिलीवेबल। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जब करारदाद पेश की गई तो कनाडा जो है उसने एक उस करारदाद के अंदर तरमीम करना चाहिए। और तरमीम वो क्या करना चाह रहे थे कि इसमें बाकायदा तौर पर हमास का जो नाम है वो शामिल किया जाए और उसको अनइक्विवोकली उसकी मजम्मत की जाए। लेकिन वो जो अमेंडमेंट थी वो रिजेक्ट हो गई क्योंकि मगरिब को भी वहां पर सुबकी हुई और उस पर जो पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं यूएन में, मुनीर अकरम,
उन्होंने वहां पे एक तकरीर की और रिस्पॉन्ड किया कनाडा की जो एक एफर्ट थी हमास का नाम डलवाने के हवाले से, और उस तकरीर के काफी चर्चे हैं, काफी नॉट नेसेसरीली पाकिस्तान बल्कि जो बाकी जो न्यूट्रल लोग भी हैं वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं जो स्टांस उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान लिया। आइए सुनकर मुनीर अकरम थे, और बावजूद इसके कि मेरे ख्याल में इस लिहाज से अप्रिशिएट करना चाहिए शहबाज के, गिवन द फैक्ट कि डिस्पाइट हमारी, आपको पता है कि ओवर द इयर्स बिकॉज ऑफ आवर इंटरनल वीकनेसेस, वीक इकोनॉमिक पोजीशन और बाकी जो मामलात हैं, शायद हमारी मुस्लिम दुनिया के अंदर भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो अब दबदबा नहीं रहा जो माजी में कभी हुआ करता था। बट हैविंग सेड दैट, उसके बावजूद आई थिंक इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करवाने में पाकिस्तान और पाकिस्तान का वहाँ पे जो मिशन था उसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, और बड़े वैलिड पॉइंट जो एम्बेसडर मुनीर अकरम है उन्होंने रेज की है कि मगरिब को वो ये नैरेटिव देना चाहते हैं कि इस सारे कॉन्फ्लिक्ट का आगाज 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया तो उस वक्त हुआ, लेकिन उन्होंने रिमाइंड करवाया कि जो असल गुनाह है वो तो सरजद हुआ है 1967 वर्ष की वॉर से, कोर्स, और जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो लेट्स सी। बट नेवरदलेस आई थिंक स्टिल जो भी ये करारदाद आई है इसका कोई उस तरह से इम्पैक्ट नहीं होगा। फलस्तीन के जो मजलूम अवाम है वो कम अज कम इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो मुस्लिम दुनिया है उससे ये कहीं ज्यादा तवक्को रखते हैं कि वो सिर्फ बातों की हद तक नहीं बल्कि प्रैक्टिकली स्टेप्स लेंगे ताकि उनके खिलाफ जो कत्लेआम हो रहा है उसको रोका जा सके। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।